पिछले लेक्चर में हमने पोरीफेरा का जो फाइलम है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम जो इन्फ्रा किंगडम यूमेटाजोआ है, जिसको हम रेडिएटा के नाम से जानते हैं, उसमें हम पहला जो फाइलम आता है सिलेंटेट्रा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो सिलेंटेट्रा, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं नेडेरिया या नाइडेरिया के नाम से। तो यदि हमें किसी फाइलम की अगर स्टडी करनी है और यदि उसको हमें अच्छी तरह से समझना है, तो कम से कम हम उसका जो है एक प्रतिनिधि जंतु को अगर ध्यान में रखते हुए हम स्टडी करेंगे तो स्टडी करना काफ़ी आसान होगा। तो हम यहाँ पर जिस तरह से हमने पोरीफेरा के अंदर जो है वो साइफा ने जो है वो स्टडी की थी, वैसे ही हम जो है इसके अंदर इस वर्ग के जो सदस्य हैं, कौन सा, हाइड्रा, हाइड्रा को लेकर के हम अध्ययन करेंगे तो स्टडी जो है वो आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसको सिलेंट्रेटर या नेडेरिया के नाम से जाना जाता है। सिलेंट्रेटर या पुराना नाम है और नेडेरिया जो है वो वर्तमान का नाम है। ये नाम किस आधार पर पड़ा, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक हुए हैं, ल्यूकेट नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने 1847 के अंदर जो है वो इसका नामकरण दिया था। कौन सा नाम दिया था, सिलेंटेड नाम दिया था। किसके आधार पर पड़ा, यहाँ हम देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इसी के बारे में कि हेस्चेक नामक वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने जो है वो 1878 के अंदर जो है वो क्या नाम दिया था इसको, ये नेडेरिया नाम दिया था। तो फाइलम का जो नाम है वो सिलेंट्रोड जो है वो किस कारण से पड़ा है, तो ये वाला जो भाग है इसमें एक खोखली जो नाक पाई जाती है उसकी वजह से पड़ा है। ये सिलेंट्रोड दो शब्दों से मिलकर बना था। एक आपके पास में फ्यूल प्लस दूसरा एंड्रोन। इसका मतलब है जैसे सिलोम से संबंध है ये नाल, और एंट्रॉन का मतलब था खोखली, यानी इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालते हैं तो क्या हो गया, खोखली नाल। यानी इसका जो शरीर जो होता है वो खोखली नाल के समान होता है, इसीलिए इसको जो हम क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन बोलते हैं या सिलेंटेट्रा के नाम से जानते हैं। तो खोखली नाल के कारण जो ये इसकी एक मुख्य विशेषता है जिसकी वजह से इसका जो नाम पड़ा है। साथ साथ में हम यहाँ देख लेते हैं कि हेस्चेक नामक वैज्ञानिक ने जो बाद में इसका जो नामकरण जो दिया वो कौन सा दिया था, नेडेरिया। तो नेडेरिया जो नामकरण दिया गया है वो इसमें पाए जाने वाले, आपको ये देखिए कि यहाँ पर ये स्पर्शक पाए जा रहे हैं और स्पर्शक के ऊपर जो है छोटी छोटी सेल्स पाई जा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दंश कोशिकाएं बोलते हैं या न्यूट्रोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इन 10 कोशिकाओं के कारण जैसे हम देखते हैं निडेरिया यहाँ जो नामकरण पड़ा है, ये आपके पास इसमें पाई जाने वाली दंश कोशिकाएं। और 10 कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है आपके पास में, इसमें बहुत सारे जो टेंटाइट्स यानी स्पर्शक पाए जाते हैं। ये लंबे वाले हैं, इसके क्या है, टेंटाइट्स से ये स्पर्शक है। तो इस स्पर्शक के ऊपर जो है बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम जो है न्यूडोब्लास्ट या फिर दंश कोशिकाएं या न्यूमेरोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये दंश कोशिकाओं के कारण जो है इसका नाम क्या पड़ा है, ये नेडेरिया पड़ा है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं निमेटोसाइट्स। और निमेटोसाइट्स जो है वो इसके अंदर जो गुहा होती है उसको, या हम यूं कह सकते हैं जो कोशिकाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूडोब्लास्ट के नाम से जानती है। और ये न्यूडोब्लास्ट जो है वो कहाँ पाई जाती है, ये आपके पास में ये जो टेंटाइट्स हमने देखा है, ये स्पर्शक जो लंबी संरचनाएं होती है इनके ऊपर जो है कोशिकाएं ये पाई जाती है। ये कोशिकाएं जो है वो कुछ विशेष प्रकार की कोशिका होती है। हम यूं कह सकते हैं कि ये कोशिकाएं एक थैलेनुमा संरचना के रूप में इस प्रकार से होती है। और इस थैलेनुमा संरचना के ऊपर जो है एक इस प्रकार से मुख्य ऊपर जो है वो एक ढक्कन सा लगा रहता है, और इसके अंदर जो ये एक रस्सी के समान जो संरचना पाई जाती है। लेकिन जैसे ही हम इसका कार्य जो पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन जैसे ही हम ये मानते हैं कि किसी शिकार के पास में जाते हैं या इनको किसी चीज को भोजन करना होता है या शिकार करना होता है, तब क्या होता है, ये टेंटाइट्स के ऊपर स्थित जो आपके पास में निमेटोसाइट्स जो है, या अपन यूं कह सकते हैं कि ये 10 जो कोशिकाएं हैं, 10 कोशिकाएं जैसे इसके संपर्क में आती है तो ये क्या हो जाती है, इसके अंदर टॉक्सिन नामक एक विषैला पदार्थ भरा होता है। तो ये सेल जो होती है वो क्या हो जाती है, अचानक फट जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। और डिस्चार्ज हो जाने के बाद में से इसमें जो रासायनिक पदार्थ बाहर निकलता है, ये टॉक्सिक पदार्थ, और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाती है ये आपके पास। और ये जो एक रस्सीनुमा जो संरचना निकलती है, ये जाकर के तुरंत अपने जो शिकार को पकड़ करके और वापस अपने अंदर ले आती है। तो टॉक्सिन जो है उस
शिकार को जो है वो क्या करता है, ये घायल अवस्था में करके और उसको पकड़ के लाने में मदद करता है। तो डिस्चार्ज हो जाने के बाद की अवस्था इस प्रकार की होती है, और पहले ये दंश कोशिकाएं जो है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है जो निडोब्लास्ट है इसके अंदर जो है वो संग्रहित रहती है। तो मुख्य रूप से हम नाम की बातचीत करें तो जो सिलेंट्रेटा जो नाम पड़ा है वो इस गुहा की वजह से पड़ा है, ठीक है। और आपके पास में इसका जो निडेरिया जो नाम पड़ा है वो निडेरिया किस वजह से पड़ा है, इसके ऊपर पाई जाने वाली जो है दंश कोशिकाओं की, स्पर्शक के ऊपर जो दंश कोशिकाएं पाई जाती है इसकी वजह से इसका नाम जो है निडेरिया पड़ा है। हम एक हाइड्रा की अगर यहाँ संरचना देखते हैं तो देखो हाइड्रा इस प्रकार का एक जो है वो जलीय प्राणी है, सूक्ष्म प्राणी है, और यहाँ ये है जो सबसे ऊपरी भाग पर अपन मानते हैं इसके एक ही भाग के ऊपर जो है वो क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है, जिसको अपन हाइपोस्टोम के नाम से भी जानते हैं। ये आपके पास में यहाँ जो संरचना दिखा रही थी ये मुख है जिसको हम हाइपोस्टोम भी कहते हैं। और आपको ध्यान रखने की बात है कि केवल एक गुहा ये पाई जाती है जो मुख का काम करती है, इसके अंदर जो है गुदा नहीं पाई जाती, एनस का इसके अंदर अभाव होता है। तो फिर एनस का काम कौन करता है, तो भोजन को अंदर लेना है, उसका पाचन करना और वापस निकालना, ये सारा जो काम है वो मुख के द्वारा किया जाता है। यानी हम इसको यूं कह सकते हैं कि गुदा का काम भी वो किसके द्वारा किया जाता है, इसके माउथ या मुख के द्वारा ही किया जाता है। और ये 10 कोशिकाएं जो हमने ये देख रखी है यहाँ पर, ये भोजन को पकड़ने के लिए है, या स्थानबद्ध होने के लिए है, या गमन के लिए है, ठीक है, या भोजन को जो है अपने पास में लाने के लिए, तो कई प्रकार के कार्यों के लिए, ये अपनी सुरक्षा के लिए भी जो है ये दंश कोशिकाएं स्पर्शक काम में आते हैं। अब यहाँ हम यदि इसके प्रमुख लक्षणों की अगर बातचीत करें तो हम एक एक प्रमुख लक्षण यहाँ ले लेते हैं, और उसी लक्षणों के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर पाए। यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए हमने जो सामान्य लक्षणों के बारे में यहाँ पर लिख लिया है, कुछ जो सामान्य लक्षण है उसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल टाइप्स। तो सेल टाइप हमने देखा है कि फोरिफेरा जो है वो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो आपके पास में यूकैरियोटिक प्रकार का था, और ये भी उसी प्रकार से यूकैरियोटिक प्रकार का जो है वो एक प्राणी होता है। तो हम यहाँ देखें कि यूकैरियोटिक और एक निम्न कोटि का, तो हम यहाँ लिखेंगे निम्न कोटि व यूकैरियोटिक। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये और बहुकोशिकीय, इसमें कोशिकाओं की संख्या भी बहुत सारी होती है, तो हम ये कह सकते हैं निम्न कोटि का यूकैरियोटिक व बहुकोशिकीय जो है प्राणी है। और इसमें फिर हम देखते हैं कि इसमें आवास है, ये कहाँ पर रहता है, तो सामान्यतः ये जल में, मुख्य रूप से जल में रहने वाला जो प्राणी है ये बहुत सूक्ष्म प्राणी होता है ये। और जल में भी ये दोनों प्रकार के जल के अंदर, सामान्यतः जब मेरीन वाटर यानी समुद्री जल के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि समुद्री जल को हम लवणीय जल, और फ्रेश वाटर यानी अलवणीय जल, तो ये दोनों प्रकार के जलों के अंदर जो पाए जाने वाला जो प्राणी अलग अलग, जैसे लवणीय जल की अगर अपन बातचीत करते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं आपके पास में, जैसे ओबेलिया है ना, एग्जाम्पल से यहाँ लिखते थे, ओरेलिया है, थाइसेलिया है। इसके अलावा यदि हम देखें इसमें जैसे कोरल रीफ है और बहुत सारे आ जाते हैं, तो ये सारे जो है वो आपके पास समुद्र के अंदर रहने वाले जो प्राणी है। अलवणीय फ्रेश वाटर जैसे नदी है, तालाब है या पोखर है, वहां रहने वाला का अगर हम उदाहरण लेंगे तो हाइड्रा, हाइड्रा जो है वो अलवणीय या हम भी कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर में रहने वाला सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शारीरिक संगठन। तो शारीरिक संगठन के बारे में हमने पढ़ा है कि इसमें जो है बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, और बहुत सारी कोशिकाएं पाए जाने के कारण जो है वो कोशिकाएं आपस में कोऑर्डिनेशन करके किसका निर्माण कर लेती है, टिश्यूज का निर्माण कर लेती है। इसमें तंत्र नहीं बनते, इसमें क्या होते हैं, केवल टिश्यूज बनते हैं। इसलिए टिश्यू स्तर का यानी ऊतक स्तरीय इसके अंदर जो है ऊतक स्तरीय प्रकार का, टिश्यू ग्रोइंग प्रकार का जो है वो इसमें शारीरिक संगठन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं सममिति यानी सिमेट्री। सिमेट्री किस प्रकार से पाई जाती है, फोरिफेरा में हमने पढ़ा था कि सामान्यतः जो है वो आपके पास में असममित या फिर रेडियल सममित, लेकिन यहाँ असममित नहीं होते हैं। हमने जब सिमेट्री पढ़ी थी तब हमने जब हाइड्रा का उदाहरण लिया था, हमने जेलीफिश का उदाहरण लिया था, हमने ओरेलिया का उदाहरण लिया था, तो वहां हमने एक ही चीज बताई थी कि ये रेडियल सममित होते हैं, अरीय सममित होते हैं। तो इसको कहेंगे अरीय सममित प्रकार या रेडियल सममित प्रकार का। यानी रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि उसको यदि ऊपर से नीचे अगर काटे और किसी भी अक्ष से काटे तो दो बराबर भागों में उसको बांटा जा सकता है। जैसे गेंद को अगर हम कैसे भी अगर काटते हैं दो भागों में,
बीच में से केंद्र से होती है तो दो बराबर भाग है, एक जैसे दो बराबर भाग बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट आपके पास में इसमें आकार, आकार किस प्रकार का होता है, तो यदि हम आकार में देखें तो आकार जो है इसमें द्विरूपता या डायमॉर्फिज्म इसके अंदर जो है वो संरचना पाई जाती है। डायमॉर्फिज्म कौन सी पाई जाती है, एक इसकी जो संरचना पाई जाती है इसको पोलिप संरचना, यानी एक जो है इसकी पोलिप संरचना पाई जाती है और दूसरी आपकी इसमें जो है आकार के अंदर हम देखते हैं मेडुसा। मेडुसा ये दो प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से अगर सिलेक्टेड में पूछा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसकी कौन कौन सी दो अवस्थाएं पाई जाती है और किस अवस्था में पाई जाती है। तो हम क्या देखें कि एक पोलिप और दूसरी आपके पास है मेडुसा। पोलिप का आप उदाहरण ले सकते हैं सामान्यतः, जैसे अगर आप मतलब इसका निकालना चाहिए तो क्या हो जाएगा, बेलनाकार, यानी ये संरचना जो होती है वो किस प्रकार से होती है, सामान्यतः बेलनाकार होती है। तो फिर मेडुसा किस प्रकार की होती है, मेडुसा जो संरचना होती है वो आपके पास तस्तरी नुमा, या आपने छाता देखा होगा है ना, छतरी नुमा, हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें आप ये समझ में आएगा किस प्रकार से। तो पोलिप जो है स्टेज जो है वो किस प्रकार की होती है, बेलनाकार अवस्था होती है और दूसरी इसमें जो है वो मेडुसा अवस्था होती है। यहाँ जो पोलिप स्टेज जो पाई जाती है वो हमेशा एसेक्सुअल, यानी अलिंगी जनन के दौरान जो है, या हम यूं कह सकते हैं कि पोलिप स्टेज के अंदर जो है वो अलिंगी जनन होता है। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी मेडुला अवस्था पाई जाती है, मेडुसा अवस्था पाई जाती है। सेक्सुअल स्टेज के अंदर ये पाई जाती है। पोलिप अवस्था जो होती है वो सामान्यतः एक जगह चिपकी हुई स्थानबद्ध अवस्था के अंदर होती है, लेकिन आपके पास में देखें कि जो मेडुसा अवस्था है वो किस रूप में होती है, ये हम ये कह सकते हैं स्वतंत्र या मुक्त प्लावी जो है वहां पर ये पाई जाती है। तो दोनों में ये ध्यान रखने की बात है कि पोलिप जो स्टेज है वो बेलनाकार, सेक्सुअल और स्थानबद्ध, हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, स्थानबद्ध जो भी आपके पास में सिलेंटेट होते हैं उसके अंदर ये अवस्था पाई जाती है। और मेडुसा जो है वो प्लावी, यानी जो स्वतंत्र रूप से जो तैरने वाले जंतु होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ जीव ऐसे भी है जिसके अंदर ये दोनों अवस्था पाई जाती है, यानी पोलिप भी पाई जाती है। यहाँ देखते हैं पोलिप अवस्था ही पाई जाती है और पोलिप में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस में बदल जाता है आपके पास में, यहाँ पर दूसरी अवस्था ये है ना, आपके पास कौन सी, मेडुसा, मेडुसा अवस्था में बदल जाता है। और मेडुसा अवस्था है वो बाद में फिर कौन सा जनन करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, लैंगिक जनन करती है, और लैंगिक जनन के द्वारा ये वापस किस में बदल जाती है, पोलिप में। ये तो हम यूं कह सकते हैं कि ये कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें पोलिप से मेडुसा और मेडुसा से जो है वो पोलिप अवस्था बदलती रहती है। इसको हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस के नाम से इसको जानते हैं। और इसका यदि हम उदाहरण लेना चाहें तो ओबिलिया इसका हम उदाहरण ले सकते हैं। यानी ओबिलिया में क्या होता है, ओबिलिया जो शुरू में तो पाया जाता है इस प्रकार से किसी स्थान के ऊपर इस प्रकार से जो है एक कॉलोनी के रूप में, किसके रूप में, कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। और जब कॉलोनी के रूप में पाया जाता है तो इसको अपन कौन सी अवस्था बोलते हैं, सॉरी एक जगह स्थानबद्ध होता है तो इसको कौन सी अवस्था बोलते हैं, हम पोलिप स्टेज बोलते हैं। और पोलिप स्टेज के अंदर ये कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, हमने यहाँ देखा सेक्सुअल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता हुआ और फिर जब ये बड़ा हो जाता है तो ये जब मुक्त प्लावी हो जाता है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला हो जाता है, तो वो फिर कौन सी अवस्था में आ जाता है, मेडुसा अवस्था में आ जाता है। और मेडुसा अवस्था में आकर के ये कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और इसकी संरचना हम ये कर सकते हैं जैसे यहाँ की एक कॉलोनी के रूप में, लेकिन फिर जब ये तैरता है तो इस प्रकार से एक जो टोपी होती है इसमें, इस टोपी की संरचना, छतरी नुमा जो संरचना है, इस प्रकार की जो संरचना है ये बना लेता है। तो ओबिलिया जो एक ऐसा एग्जांपल्स है जिसमें पोलिप और मेडुसा दोनों अवस्था पाई जाती है। ये स्थानबद्ध और मुक्त प्लावित होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो समूह के अंदर कॉलोनी बनाकर रहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो मुक्त प्लावी होते हैं। जैसे हमने देखा कि आपके पास में ये ओबिलिया जो है वो शुरू के अंदर किस प्रकार का होता है, ये कॉलोनी के रूप में जो है वो यह संग्रहित रहता है, लेकिन बाद में मुक्त प्लावी हो जाता है। और भी बहुत सारे जैसे हैं वो क्या होते हैं, मुक्त प्लावी होते हैं। तो ये आपके पास में हो गया इसका आकार या द्विरूपता, ये दो रूप इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बॉडी वॉल यानी देह भित्ति, क्या कहते हैं इसको,
देह भित्ति किस प्रकार की होती है? डिप्लोप्लास्टिक प्लास्टिक होती है, जैसे हमने पोरीफेरा के अंदर पढ़ा था। यानी पोरीफेरा में हमने क्या पढ़ा था? एक्टोडर्म और एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म, लेकिन यहाँ पर बीच में मेसोडर्म ना होकर क्या हो जाएगी? मीजोग्लिनिया हो जाएगी। तो यहाँ भी हम देखते हैं, इसको हम हटा करके ये आपके पास में बॉडी वॉल, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों से मिलकर, यानी इसका जो स्तर जो होता है वो द्विस्तरीय होता है। एक होता है आपके पास में एक्टोडर्म और दूसरा होता है आपके पास में एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये आपके पास में आंतरिक बाह्य भाग, और ये आपके पास में कौन सा हो गया? आंतरिक भाग हो गया। और इन दोनों के बीच के अंदर जो है वह जिलेटिनी व अकोशिकीय, जिलेटिनी व अकोशिकीय पदार्थ भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिनिया। मीजोग्लिनिया ये बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच के अंदर जो है वो पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? इसको का काम होता है एक्टोडर्म व एंडोडर्म को जो है आपस में जोड़े रखना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये द्विस्तरीय होती है, बीच के अंदर अकोशिकीय या जिलेटिन जैसा मीजोग्लिनिया जो पाया जाता है, और ये दोनों को जो है जोड़ कर रखने का काम करता है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं सिस्टम की, तंत्र की। तो यहाँ हमने एक चीज ये पढ़ी थी शुरू में कि इसमें जो है वो टिश्यू ही पाए जाते हैं, यानी ऊतक जो है वो अंगों का निर्माण नहीं करते। तो अंगों का जब निर्माण नहीं करते हैं तो तंत्र का निर्माण तो संभव है ही नहीं। तो इसमें जो कोशिकीय या शारीरिक संगठन है वो ऊतक स्तर का है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें तंत्र जो होता है लगभग तंत्रों का अभाव होता है। कौन कौन से हम यहाँ देख सकते हैं? देखो आपके पास में श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, इन सब का जो है क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन श्वसन की प्रक्रिया है वो विसरण विधि के द्वारा, इसकी बाह्य त्वचा के द्वारा है वो पूर्ण कर ली जाती है। यानी श्वसन की प्रक्रिया कैसे पूर्ण की जाती है? त्वचा के द्वारा बाह्य सतह से, जिसको बाह्य सतह कहते हैं, उसमें विसरण विधि के द्वारा की जाती है। और हम जो एक दूसरा जो तंत्र है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र है। तो तंत्रिका तंत्र जो है इसमें इस पर तंत्र तो नहीं पाया जाता, लेकिन एक आदिम प्रकार का पाया जाता है। आदिम का मतलब पुराने प्रकार का या अविकसित प्रकार का, जिसको अपन तंत्रिका नाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तंत्रिका नाल या तंत्रिका जाल के नाम से हम जिसको जानते हैं। और ये जो तंत्रिका जाल जो होता है वो यहाँ पर इसमें मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। यानी मस्तिष्क तो नहीं होता है, लेकिन मस्तिष्क की जगह यहाँ पर क्या पाया जाता है? तंत्रिका नाल पाया जाता है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब इसकी जो संरचना के बारे में हम देखते हैं, संरचना किस प्रकार से होती है। तो हाइड्रा को आप देख करके इसके बारे में बता सकते हो कि हाइड्रा में एक तो जो सबसे ऊपरी जो भाग होता है, इस ऊपरी भाग के अंदर जो है एक गोल, या हम ये कह सकते हैं कि मुखनुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मुख कहते हैं। कहाँ पर ये पाई जाती है? ऊपरी भाग पर पाई जाती है। मुख को अपन हाइपोस्टोम के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ में हमने ये बताया था कि इसके अंदर जो है वो मुख तो पाया जाता है, लेकिन एनएस यानी गुदा का अभाव होता है। तो गुदा का कार्य भी इसी को ही, मुख को ही करना पड़ता है। और अगर हम यहाँ बॉडी प्लान के बारे में देखें तो इसका शरीर देखिए, हमें यहाँ लगभग बेलनाकार दिखाई दे रहा है, और नीचे जिस स्थान से ये चिपका रहता है या नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम आधार या स्टाल के नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए, और वो कौन सा? अलैंगिक जनन के लिए किस विधि से होगा अभी हम देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन के लिए इसमें छोटी छोटी बडिंग या बड बनने शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये यहाँ पर मुकुल बन रहा है, मुकुलन बनने की क्रिया को हम मुकुलन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मुख के यानी इसके ऊपरी सिरे के ऊपर जो है वो इस प्रकार से बहुत सारे जो है स्पर्शक पाए जाते हैं, और इन स्पर्शक को हम क्या बोलते हैं? कैटाइट्स के नाम से जानते हैं। और इन्हीं स्पर्शकों के ऊपर जो है वो छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है, जिसको हमने निडोब्लास्ट या निडोसोसाइट्स के नाम से या दंश कोशिकाओं के नाम से हम जानते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर है ये जो है वो एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। अलग अलग जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये एक लिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। तो इसमें जो द्विलिंगी जो प्राणी होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा? एक आपके पास में पहले हमने पढ़ा था
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और दूसरा आपके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो हम ये मानते हैं एक लिंगी जो जंतु जो होते हैं वो उनके अंदर जो है सामान्यतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाकी के अंदर जो है एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। जो पहले हमने यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बातचीत करते थे, एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन हमने कौन सी अवस्था में देखा था? पॉलिप अवस्था के अंदर देखा था। यानी पॉलिप अवस्था के जो जंतु होते हैं या इस अवस्था के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसके अंदर जो सामान्यतः रिप्रोडक्शन होता है, जनन जो होता है वो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। यहाँ देखिए हाइड्रा का एग्जाम्पल इसी में आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रा में सामान्यतः ये देखिए इस प्रकार के बडिंग यहाँ बनती है, कुछ बडिंग यहाँ बढ़नी शुरू हो जाती है, कुछ यहाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जितने भी इसमें बड या मुकुल बनेंगे उतने ही नए हाइड्रा जो है वो बन जाएगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बातचीत करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है उसमें कौन सी अवस्था में पाया जाता है? मेडस अवस्था के अंदर पाया जाता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है? गेमेट्स के द्वारा होता है। यानी गेमेट्स कौन कौन से होते हैं? मेल और फीमेल गेमेट्स, जिसको हम ये कह सकते हैं स्पर्म और ओवम के द्वारा। तो इस प्रकार के ये है गेमेट्स के द्वारा या नर व मादा के द्वारा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसके लिए अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो बाकी जितने भी जो ओरिडिया है, ओबिडिया है, वैसे के एग्जांपल से आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ देखते हैं डेवलपमेंट या परिवर्तन किस प्रकार का होता है। तो देखो इसमें परिवर्तन जो है वो आपके पास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। यानी प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। सामान्यतः इसके अंदर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया कि वे जंतु जिसमें जो है नया जब जीव बनता है, यानी जो बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन वो हूबहू वैसा के वैसा ही होता है, और जीव से बिल्कुल वैसा ही जीव बनता है, वो तो हो गया प्रत्यक्ष, जैसे मनुष्य के अंदर ये होता है या बाकी जो प्रोटिन्स वगैरह में होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो पहले डायरेक्ट जीव न बन के क्या बनता है? लार्वा बनता है, और फिर लार्वा जो है वो डेवलपमेंट होकर किसका निर्माण करता है? वो फिर जीव का निर्माण करता है। तो अप्रत्यक्ष, तो इसमें दोनों प्रकार का पाया जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो इसमें जो अप्रत्यक्ष के अंदर जो लार्वा बनता है उस लार्वा का क्या नाम है? दो बनते, एक आपके पास बनता है प्लेनुला, एक बनता है आपके पास प्लेनुला नामक लार्वा, और दूसरा बनता है स्पाइफा। तो जिनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट होता है, यानी उसके अंदर जो लार्वा बनता है उसमें दो प्रकार के लार्वा बनते हैं। एक आपके पास में जो लार्वा बनता है उसको बोलते हैं अपन प्लेनुला प्रकार का लार्वा, दूसरा आपके पास में इसमें जो लार्वा बनता है वो है तो जिन जंतुओं के अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का जो परिवर्तन होता है तो उसमें लार्वा अवस्था बनती है। इसमें दो विशेष प्रकार से दो प्रकार के लार्वा बनते हैं। पहला आपके पास जो लार्वा बनता है वो है प्लेनुला, और दूसरा आपके पास में इफाइरा। सामान्य दो प्रकार की जो लार्वा बनते हैं। अगर हम प्लेनुला लार्वा जो है वो उदाहरण अगर अपन देखें तो ओबेलिया में आ जाता है, यानी ओबेलिया में जो लार्वा बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेनुला लार्वा के नाम से जानते हैं। और ओरेलिया के अंदर जो बनता है ये लार्वा बनता है, इसको अपने इफाइरा लार्वा कहते हैं। ये दो लार्वा के बारे में अक्सर पूछा जाता है, लार्वा को आपको ध्यान रखना, प्लेनुला और इफाइरा, ये दो प्रकार के लार्वा बनते हैं। बाकी जिसमें प्रत्यक्ष या डायरेक्ट प्रकार का जो डेवलपमेंट हो जाता है उसमें किसी प्रकार का कोई लार्वा बनता नहीं है। यहाँ इसके बाद में ये तो हो गए इसके सब जो है सामान्य लक्षण। हम यदि इसके विशिष्ट लक्षणों की बातचीत करें तो विशिष्ट लक्षणों में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर ये दंश कोशिकाएं, ठीक है, यह स्पर्शक, और यहाँ हम एक चीज और इसमें देखेंगे दो प्रकार की जो द्विस्तरीय यानी पोलिप और मेडुसा अवस्था, ये स्टेज, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख लक्षणों की अगर अपन बातचीत करें जो जिस वजह से इसकी जो है वो पहचान की जाती है, इससे पहले दो चीज जो है शायद हमने छोड़ दी है। एक सामान्य लक्षण हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन का मतलब हो गया यदि कोई भाग टूट जाता है तो टूटा हुआ भाग पुनः
प्राप्त हो जाता है उसको अपन बोलते हैं रिजनरेशन या फिर पुनरुद्ध भवन। जैसे जेलीफिश वगैरह में पाई जाती है, वैसे हाइड्रा वगैरह में या इस फाइलम के जो सदस्य हैं उनके अंदर भी पाई जाती है। दूसरी एक जो चीज तंत्र के अंदर अपनी छूट गई थी कि पाचन किस प्रकार का होता है, तो पाचन इसके अंदर यानी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का, जो कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। पाचन अंतःकोशिकीय जिसको हम बोलते हैं क्या, इंट्रासेलुलर, और दूसरा बाह्य कोशिकीय यानी एक्स्ट्रा सेलुलर। ये दोनों प्रकार का जो इसके अंदर पाचन होता है और पाचन हो जाने के बाद में इस मुख के द्वारा ये जो गुदा का काम करते हैं इसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सामान्य लक्षणों के बाद में हम यहाँ पढ़ेंगे इसके लिए जो विशेष प्रकार के जो लक्षण होते हैं। विशेष प्रकार के लक्षणों का मतलब ये हो गया कि वो लक्षण जो सामान्यतः इसी में पाए जाते हैं या जिसकी वजह से इसकी जो है वो पहचान की जाती है। तो इसमें देखो मुख्य रूप से इसी में जो पाए जाने वाले लक्षण है वो इसमें स्पर्शक या दंश कोशिका में उपस्थिति, एक तो ये लक्षण इसमें अलग है। एक आपके पास में जो आप इसमें पॉलिप और मेडुसा जो स्टेज है वो इसमें जो है मुख्य लक्षण में आ जाते हैं। और इसमें जो नामकरण जिसकी वजह से पड़ा है कौन सा, सिलेंटेट्रा और निडेरिया, ये दोनों जो नाम इसमें है। तो प्रमुख लक्षणों में के हम देखते हैं या विशेष लक्षणों में, प्रमुख लक्षणों में पहला प्रमुख लक्षण हम यहाँ देखेंगे कौन सा, यही देख लेते हैं, टेंटाइल्स या स्पर्शकों की उपस्थिति। उपस्थिति ये इसी सदस्य की, इसी फाइलम की जो है मुख्य रूप से विशेषता है। दूसरा हम देखते हैं कि इनके ऊपर टेंटाइल स्पर्शक के ऊपर है वो कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जो इससे गमन में है या चिपकने में है या फिर भोजन पकड़ने में काम आती है। इसको हम बोलते हैं दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाएं इसकी जो है वो ये मुख्य रूप से इसकी विशेषता होती है जो निडोब्लास्ट के अंदर जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं इसमें प्रमुख जो लक्षण है तो वो दोनों नाम के आधार पर सबसे पहले हम देखते हैं सिलेंटेट्रा यानी दंश कोशिका जो होती है वो दंश कोशिका, और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, दंश कोशिका। दंश कोशिका को हम क्या बोलते हैं, ये निडेरिया बोलते हैं। तो इसके कारण इसका नाम जो है वो निडेरिया या नाइडेरिया नाम पड़ा है। और दूसरा इसमें प्रमुख जो लक्षण इसका कौन सा, खोखली नाल, जिसकी वजह से इसका नाम है वो सिलेंट्रेट्रा पड़ा है, खोखली नाल, और इसका नाम क्या पड़ा है, सिलेंट्रेट्रा। तो ये भी इस जो फाइलम है इसकी मुख्य विशेषताएं होती है। इसके अंदर जो गुहिका पाई जाती है इस गुहिका को हम बोलते हैं सिलेंट्रोन, यानी ये जो अवस्था पाई जाती है इसको अपन क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन गुहा या सिलेंट्रेटर कैविटी के नाम से जानते हैं। इसको दूसरा नाम और भी है जठर वाहिनी गुहिका, ये दोनों एक ही है, जठर वाहिनी गुहिका या सिलेंडर गुहा, जो यहाँ पर जो है इसका पाचन से संबंधित जहाँ पर सारा कार्य होता है। तो ये दोनों का इसके नाम का मतलब हो गया। फिर एक इसमें मुख्य विशेषता और है जो हमने पढ़ भी ली है, कौन सी, मेटाजेनेसिस यानी पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण, तो पीढ़ी एकांतरण में हमने यहाँ पढ़ा है कि इसमें जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल के अंदर जो है एलिंगिंग में इसमें पॉलिप अवस्था पाई जाती है। पॉलिप अवस्था जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और इससे कौन सी अवस्था बन जाती है, मेडुस अवस्था। मेडुस अवस्था जो है मुक्त प्लावी होती है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है, गेमेट्स के माध्यम से होता है, और यहाँ पे पुनः वापस कौन सी अवस्था आ जाती है, पॉलिप अवस्था आ जाती है। तो इस प्रकार से ये तो यहाँ पर ये दोनों में पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप, ये अवस्थाएं जो है वो एक दूसरे में बदलती रहती है। कुछ प्राणी जैसे हमने ओबिलिया का उदाहरण लिया था, तो ओबिलिया के अंदर जो है ये दोनों प्रकार की स्टेज या दोनों प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, एक के बाद में ये एक रूपांतरित होती रहती है। इसी को अपन पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं। अब प्रमुख विशेषताएं पढ़ने के बाद में हम
इसका क्लासिफिकेशन और पढ़ते हैं कि इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसको बहुत ज़्यादा वर्ग या बहुत ज़्यादा क्लास नहीं बनाई गई है, इसकी भी बहुत केवल 3 ही क्लास बनाई गई है। तो इन तीनों क्लासों को हम यहाँ बोर्ड पर एक चार्ट के माध्यम से सब समझें। इसमें पाई जाने वाली द्विरूपता यानी डाइमॉर्फ जो शरीर की जो संरचना है उसके आधार पर जो है इसको 3 क्लास के अंदर बांटा गया है। 3 क्लास कौन कौन सी? सबसे पहले आपके पास में हाइड्रोजोआ जिसमें हाइड्रा आ जाता है, दूसरे आपके पास में है साइफोजोआ और तीसरा आपके पास में एंथोजोआ। तो ये 3 प्रकार के जो है वो क्लास है, तीनों को हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन जब करेंगे तो सबसे पहले तो इसका हम अर्थ देखते हैं। जैसे हाइड्रोजोआ तो समुद्री जलीय होते हैं, साइफोजोआ ये कपनुमा होते हैं, और एंथोजोआ जो होते हैं सामान्यतः फूलदार यानी जो फूल की संरचना होती है वैसे ये दिखाई देते हैं। इनके आवाज की अगर अपन बातचीत करते हैं तो देखो सबसे पहले आपके पास में जो हाइड्रोजोआ है वो सामान्यतः जो है वो समुद्र जल में यानी मेरीन वाटर के अंदर या हम कह सकते हैं लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इसकी कुछ जातियां जैसे हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर या अलवणीय जल के अंदर भी, पोखर है, तालाब है, नदियां उसके अंदर पाया जाता है। बाकी दोनों आपके पास में साइफोजोआ और एंथोजोआ है, दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? ये समुद्री जलीय प्राणी है यानी ये लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। सेकंड आपके पास में अवस्था, तो अवस्था में हमने देखा है कि इसकी दो यानी इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो इसी अवस्थाओं के आधार पर किया गया है। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजोआ की बातचीत देखते हैं। तो हाइड्रोजोआ में जो है वो स्थानबद्ध और स्वतंत्र रूप से दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। इसका मतलब इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात इसमें पोलिप और मेडुसा दोनों अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन जहां हम साइफोजोआ की बातचीत करते हैं, साइफोजोआ में केवल और केवल जो है वो मेडुसा अवस्था इसके अंदर पाई जाती है, और एंथोजोआ के अंदर केवल पोलिप अवस्था पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ इसमें जो है वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और इसका कारण भी क्या है कि यहाँ पर ये दोनों प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास मिसोग्लोनिया जो दोनों के बीच में चिपकाने वाली जो होती है दोनों भित्तियों को, वो मिसोग्लेज जो है वो अनुपस्थित होती है। इसके अंदर जो है वो कुछ मात्रा के अंदर जो है ये मिसोग्लोनिया पाई जाती है, और जो पोलिप या हम कह सकते हैं कि एंथोजोआ के अंदर जो है वो मिसोग्लोनिया दृढ़ व कोशिकीय प्रकार के होती है, जिसकी वजह से इसमें जो है पोलिप अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ गुहा केविटी की अगर बातचीत करते हैं तो हाइड्रोजोआ के अंदर जो है वो बिल्कुल सिंपल प्रकार की गुहा पाई जाती है। सिंपल प्रकार की गुहा का मतलब जैसे हमने हाइड्रा में देखा था बिल्कुल खुले रूप में एक नाल रूपी जो संरचना पाई जाती है, इसमें खंड नहीं होते यानी पट अनुपस्थित होते हैं। पट नहीं उपस्थित होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? सरल या सिम्पलेस्ट प्रकार की कैविटी बोलते हैं। साइफोजोआ के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि जटिल व पट्टी यानी जो गुहा या केविटी जो होती है वो काफी जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पट इस प्रकार से जैसे टेढ़ी धारियां होती है उस प्रकार से टेढ़ी धारियां या पट बन जाते हैं। एंथोजोआ के अंदर है वो भी वैसी जटिल व पट्टीय प्रकार की जो है कैविटी पाई जाती है। नेक्स्ट हम कहते हैं दंश कोशिकाएं। जो दंश कोशिकाओं का जो है वो किस प्रकार से होती है या किसके द्वारा इसका जो निर्माण होता है? तो दंश कोशिकाएं जो बनती है आपके पास में केवल इसके अंदर हाइड्रोजोआ के अंदर केवल एक्टोडर्म द्वारा बनी होती है। किसके द्वारा बनी होती है? एक्टोडर्म के द्वारा बनी होती है और खोखले प्रकार के होती है। साइफोजोआ में हम देखते हैं तो ये दोनों से मिलकर के किसके द्वारा? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पर एक एंडोडर्म को हमने जो दूसरा नाम भी दिया था उसको हम बोलते हैं गेस्टोडर्म भी कहते हैं, जठर भुई भी कहते हैं। तो ये एक्टोडर्म के द्वारा और गेस्टोडर्म यहाँ हम लिख सकते हैं गेस्टोडर्म, या फिर याद रखने के लिए आप एंडोडर्म भी इसको याद रख सकते हैं। दोनों के द्वारा इसका निर्माण होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एंथोजोआ के अंदर भी जो है वो निर्माण एक्टोडर्म व एंडोडर्म दोनों से इन दंश कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट पीढ़ी एकांतरण हम देखते हैं। तो पीढ़ी एकांतरण में हम देखते हैं कि हाइड्रोजोआ के अंदर जो है वो पोलिप और मेडुसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती है। पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं? वह अवस्था जिसके अंदर दोनों प्रकार की अवस्थाएं कौन कौन सी? मेडुसा और पोलिप दोनों प्रकार की अवस्था पाई जाती है, तो उसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। स्पष्ट है? हाइड्रोजोआ में दोनों पाई जाती है, इसका मतलब पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस जो है वो उपस्थित होता है। बाकी इसके अंदर कौन सी पाई जाती है? केवल मेडुसा स्टेज पाई जाती है, इसका मतलब इसमें हो गया अनुपस्थित हो गया। और इसमें केवल और केवल जो आपके पास पोलिप स्टेज पाई जाती है, तो इसके अंदर भी क्या हो गया? पीढ़ी एकांतरण अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट मिजोग्लोनिया की अपन बातचीत करें जो बीज के अंदर एक जिलेटिन युक्त पदार्थ बना रहता है, वो यहाँ हाइड्रोजोआ के अंदर अकोशिकीय वह पतली भित्ति के द्वारा जो बना होता है। साइफोजोआ में देखते हैं जोआ के अंदर जो है वो
मीजोग्लिया वह कोशिकीय वह तंतुमय प्रकार के पाई जाती है। इन दोनों के बीच में पाई जाने वाले जो हमने एक जिलेटिन सदस्य जो पदार्थ देखा था। अब है जनन अंगों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो जनन अंगों की उत्पत्ति हाइड्रोजोआ हम देखते हैं तो वो किससे होती है, केवल और केवल एपिडर्मिस से होती है। यहाँ हम देखते हैं साइक्लोजोआ के अंदर है वो भीतरी परत जो हमने बताई थी, जो गेस्टोड्रम, यानी एक हमने कहा था एक्टोड्रम और दूसरे हमने कहा था एंडोड्रम। तो एंडोड्रम का दूसरा नाम क्या है, गेस्टोड्रम, भीतरी परत। तो उसके द्वारा जो है इसका जो निर्माण होता है। और एंथोजोआ के अंदर भी जो है जनन अंगों का निर्माण वो गेस्टोड्रम के द्वारा ही होता है। तो जनन अंग किस प्रकार से बनते हैं, जैसा कि हमने देखा है कि जिसमें मेडुस अवस्था पाई जाती है उसके अंदर जो है गेमेट बनते हैं, बाकी के अंदर जो है वो जिसमें पोलिप अवस्था होती है उसमें क्या बनते हैं, उसके अंदर जो है वो मुकुलन बनता है। तो मुकुलन बनने के लिए केवल और केवल एपिडर्मिस की आवश्यकता होती है, बाकी गेमेट बनाने के लिए आपके पास में गेस्टोड्रम की आवश्यकता होती है, गेस्टोब्लास्ट की आवश्यकता होती है। कंकाल की अगर अपन बातचीत करते हैं और सामान्य रूप से जो अंतः कंकाल की अगर बातचीत करते हैं तो देखिए हाइड्रोजोआ के अंदर कंकाल अनुपस्थित होता है, कोई निश्चित प्रकार का कोई कंकाल नहीं पाया जाता है। साइफोजोआ में भी सामान्यतः जो है वो कंकाल अनुपस्थित होता है, लेकिन जो कुछ में पाया जाता है कुछ जंतुओं के अंदर उसमें जिलेटिन युक्त पारदर्शी प्रकार का होता है और ये मांसाहारी प्रकार का होता है। ये जो है भोजन के रूप में भी कुछ सूक्ष्म जीव वगैरह को जो वो खाने का काम करते हैं। जिलेटिन युक्त पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके। और जो एंथोजोआ है ये इसमें सबसे विकसित प्रकार का, यानी इसमें का अंतः कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ पाया जाता है। आपने देखा होगा कोरल रीफ का उदाहरण, या कभी आप समुद्र के आसपास गए हो समुद्र में तो वहां पर आपको दूर दूर तक बड़े बड़े पत्थर से दिखाई देते हैं, वो वास्तव में पत्थर नहीं होता है बल्कि इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ कोरल रीफ होता है। कोरल रीफ क्या होता है, जिसको हम समुद्री झाग बोलते हैं। ये सिलेंटेट या निडेरिया प्रकार के जो जंतु है वो समुद्र के ऊपर जो है काफी दूर तक फैल करके जो है वो कोरल रीफ बना लेते हैं। हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था कोरल रीफ की सबसे बड़ा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ का बताया था, ऑस्ट्रेलिया का द ग्रेट बेरियल रीफ जो है वो सबसे बड़ा कई किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। फिर हम इसके कुछ उदाहरण की बातचीत करते हैं जो प्रतिनिधित्व, कम से कम एक एक एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही रखना है। हम इसको जो है सबसे पहले हाइड्रोजोआ की अगर बातचीत करें तो हाइड्रोजोआ के अंदर हाइड्रा नाम से स्पष्ट है तो ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हाइड्रा इसका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेट करने वाला जो है वो जंतु है। हाइड्रा के अलावा है ओबिलिया, हम डायग्राम यहाँ देख रहे हैं। ओबिलिया के अलावा है ये है मिलीपोरा। मिलीपोरा के अंदर जो है वो कुछ जहरीली दंश कोशिकाएं पाई जाती है जो मनुष्य के लिए भी क्या होती है, हानिकारक होती है। फाइसेलिया या फाइजेलिया जिसको बोलते हैं, इसको हम पुर्तगाली युगपोत के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि पुर्तगाली युगपोत के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसकी संरचना, इस ऊपर जो तैरने वाला जो भाग होता है वो नेपोलियन की टोपी के समान इस प्रकार से, जैसे नेपोलियन की टोपी इस प्रकार से होती है उस प्रकार से इसका भाग होता है। डायग्राम में हम स्पष्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में कुछ वेलाइना और कोरिपिटा, ये वेलाइना और कोरिपिटा भी इसी के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, प्लावी प्रकार के होते हैं, तैरने वाले प्रकार के होते हैं, जिसमें निमेटोसाइट्स जो पाई जाती है। और निमेटोसाइट्स में जो है 90% तक जो है वो इसमें नाइट्रोजन होती है और 1.5% के आसपास इसके अंदर ऑर्गन गैस भरी रहती है। साइफोजोआ का एग्जाम्पल अपन लेना चाहे तो साइफोजोआ के अंदर ओरेलिया जेलीफिश, फिश के नाम से कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, मछली नहीं है ये मछली नहीं है, जेलीफिश मछली जिससे दिखाई देती है और ये पारदर्शी प्रकार की होती है। तो ओरेलिया ये जेलीफिश तो कहते हैं, ये एक प्रकार का जो है वो सिलेंटेट है। इसके अलावा है राइजोस्टोमा जिसमें बहुत सारे मुख होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनेक मुख वाला जंतु कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसका एग्जांपल लेना चाहें तो साइनिया जिसको हम सूर्य जेली के नाम से जानते हैं। लास्ट के अंदर आपके पास में एंथोजोआ के जो एग्जांपल्स है वो कौन कौन से आते हैं। एंथोजोआ में जो एग्जांपल सबसे पहले हम जो लेते हैं वो इसके अंदर मेरीपोरा स्टेनोफोर्म कोरल, यानी ये 12 सिंगा के जो सींग होते हैं उसकी तरह जो इसकी आकृति होती है, तो आपके पास में मेरीपोरा इस प्रकार से हो जाएगा। इसके अलावा फिर गोरिनिया यानी इसको हम बोलते हैं समुद्री पंखा, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पंखे के समान जो है वो इसकी संरचना होती है। पेनाइटुला समुद्री पेन या समुद्री कलम के नाम से इसको, जिस पंख वगैरह होता है उस प्रकार की इसकी संरचना होती है। मेटेडियम सी एनिमोन अलग। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल्स है वो है कोरलियम
जिसको हम लाल मूंगे के नाम से जानते हैं, और लास्ट इसमें है एल्सियोनिन, डेड मैन की अंगुली, मरे व्यक्ति की अंगुलियों के समान जो है इसकी संरचना होती है। इस संघ या इस फाइलम में पाए जाने वाले जो है वो आर्थिक लाभ या आर्थिक हानियां क्या है, तो हम बात में ये है कि बहुत सारे जो सिलेंटेड है वो अपना एक खोल बना लेते हैं और उसके अंदर जो है कई जैसे मोलस्का है या पोरीफेरा है या कई मछलियाँ हैं या कई इकोनॉमिक्स है, वो अपना आवास बनाते हैं, उसके अंदर घुस करके रह जाते हैं, क्योंकि कई कोरल रीफ बड़े बड़े बनते हैं तो उसमें घुस के रहने से इनको सुरक्षा मिल जाती है। तो एक तो ये उसको ये लाभ हो गया, दूसरा ये है उसको फायदा हो जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े कोरल रीफ जब बन जाते हैं तो पत्थरों के समान दिखाई देते हैं, पत्थरों के समान मजबूत हो जाते हैं, तो वहाँ आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो इन पत्थरों से या इन कोरल रीफ से जो है वो अपने मकान या भवन निर्माण भी कर लेते हैं। फिर हम हानिकारक के बारे में बातचीत करते थे। हानिकारक में हमने मिलीफोरा का नाम बताया था कि इसकी 10 कोशिकाओं से जो टॉक्सिन नामक पदार्थ स्रावित किया जाता है, तो टॉक्सिन नामक पदार्थ स्रावित करने से जो होता है वो ये मनुष्य के लिए जो है वो हानिकारक होता है। आशा करता हूँ कि आज हमने फाइलम सिलेंटेट्रा या निडेरिया जो पढ़ा है उसका वर्गीकरण और सामान्य लक्षण जो है आपको समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फाइलम को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।